हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो हम 3 हफ्तों के ऑलरेडी करंट अफेयर्स कर चुके हैं अगस्त महीने के। इस बार हम 4th वीक के कवर करेंगे, मतलब 25 अगस्त से ये हफ्ता स्टार्ट होगा और 31 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम इन 7 दिनों के करंट अफेयर जो हैं वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगस्त महीने के सारे हफ्ते जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को, लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चौथा हफ्ता हमारे पास अगस्त का 25 से लेके 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। लास्ट तक आपने हर चीज को जरूर सुनना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, ताकि एक हेल्थ पैकेज दिया जा सके ट्रांसजेंडर को भी अंडर दी आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। तो अब सबको पता है कि इस जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर जो है वो दिया जाता है। तो अब ये ट्रांसजेंडर्स को भी दिया जाया करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है हमारे पास, याद रख सकते हो आप, जो कि इस स्कीम की मेन कर्ता धर्ता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तो उधर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से ये MOU साइन किया गया कि ट्रांसजेंडर्स को भी 5 लाख रुपए 1 साल का दिया जाना चाहिए पर फैमिली के बेसिस पे। और ऐसा इनिशिएटिव हेल्थ पैकेज के तौर पे पहली बार जो है वो ट्रांसजेंडर्स को दिया जा रहा है, ताकि उनके भी राइट्स जो हैं हम बचा के रख सकें और उनकी भी रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर बढ़ाई जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Name the union ministry who recently released the Department of Commerce restructuring dossier at वाणिज्य भवन in New Delhi। तो एक आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है जिसको कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डॉजियर,
मतलब कुछ चीजें जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चेंज करनी है, कैसे चेंज करनी है, क्या टारगेट्स रखने हैं, तो उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया गया है। और ये कौन जारी करेगा? जो यूनियन मिनिस्टर होंगे इस डिपार्टमेंट के, और वो कौन है? पीयूष गोयल जी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 4। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस डॉजियर को, इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रिलीज किया। आप देख सकते हो इस डॉक्यूमेंट को, ये है वो डॉजियर, ये है वो रीस्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें करेंगे क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि हम पूरी एफर्ट करेंगे कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन सके, इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन सके पूरे वर्ल्ड के अंदर, और एक्सपोर्ट के टारगेट को हमने अचीव करना है। क्या टारगेट रखा है हमने एक्सपोर्ट का? वो रखा है $2 ट्रिलियन। याद रखोगे, $2 ट्रिलियन कौन से ईयर तक? 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द कंपनी दैट पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ आईडीज अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपको पता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके अंदर जो है वो आपको पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप का जितना भी आपका डाटा होगा वो सारा आपका एक डिजिटल आईडी के अंदर बन जाएगा, जिसको हम डिजिटल हेल्थ आईडी कहते हैं। कौन सी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ टाई अप किया कि वो डिजिटल हेल्थ आईडीज बनाएंगी? और ये कंपनी है एडलवीज जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। बहुत ही सिंपल है, एडलवीज जनरल इंश्योरेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ टाई अप किया कि हम इस तरह के आईडीज बनाएंगे जिसमें आपका सारा डाटा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपनी हेल्थ आईडी बताएं, वो उसको लॉग इन करेंगे, उसके बाद जो है वो आपका सारा डाटा वहां पे आ जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अदानी ग्रुप एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने कितना % स्टेक जो है वो एनडीटीवी में खरीदा है? न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में खरीदा है। तो पहले इस पार्ट को, क्वेश्चन को कवर करते हैं। और ये दोस्तों खरीद लिया है 29.18%। याद रखना है, तीसरा इसका आंसर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ऑफर दिया है कि वो 26% और खरीदेंगे। और कितने में खरीदेंगे? ताकि मेजॉरिटी स्टेक एनडीटीवी में आ जाए, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में आ जाए। तो ये कहते हैं कि 493 करोड़ में हम और खरीदना चाहते हैं 26% हिस्सा। तो अदानी ग्रुप एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया गया कि वो इनडायरेक्टली 29.18% स्टेक जो है वो न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में खरीदना चाहते हैं। ये स्टेक जरूर याद रखना है, ये आपको आ सकता है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एनडीटीवी इस टाइम पीरियड पे 3 नेशनल न्यूज चैनल चला रहा है। एक तो हो गया एनडीटीवी 24/7, एक हो गया एनडीटीवी इंडिया, एक हमारे पास हो गया एनडीटीवी प्रॉफिट। तो ये 3 न्यूज चैनल जो है वो इस टाइम पीरियड पे चलाए जा रहे हैं। तो 26% और कहा है कि वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी इसका कोई आया नहीं है कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल उन्होंने 29.18% खरीद लिया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, जिसको VLSRASM कहा गया है। ये चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा में अगस्त 2022 में इसकी टेस्टिंग हुई है। तो याद रखना है, ये दोस्तों जो टेस्टिंग की गई है वो DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से की गई है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से क्लियर है, बोथ 1 और 2। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी एक फ्लाइट टेस्ट करते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, और ये चांदीपुर कोस्ट पे किया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो इंडियन नेवल शिप से किया जाता है, ताकि एक अनमैन्ड एरियल टारगेट जो है वो छोड़ा जाए, उसको फिर ये मिसाइल हिट करेगी और देखा जाएगा ये कितना सक्सेसफुल रहा है। और ये मिसाइल के अंदर आप कह सकते हो रेडियो फ्रिक्वेंसी मीटर्स लगे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा आती है। और ये आप इसकी जो रेंज है वो आप नोट जरूर करना है। जो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर, और ये कितने एल्टीट्यूड के अराउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है? 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जो है वो ट्रेवल कर सकती है। तो इसकी टेस्टिंग जो है वो इंडियन नेवल शिप से की गई है। एक टारगेट जो है वो ड्रोन छोड़ा गया और उसको ये हिट करता है, तो ये सक्सेसफुली टेस्टेड है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली दही हांडी को जो है वो एक एडवेंचर स्पोर्ट के तौर पे अनाउंस कर दिया है? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है, अगस्त के महीने में किया गया क्वेश्चन, अगस्त का स्टार्टिंग का है। और ये दोस्तों स्टेट है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। तो कैसे याद रखोगे? दही हांडी, आपको पता है कि हम जो है वो दही हांडी त्योहार को मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो है वो काफी उसको दो तक जो है वो मनाया जाता है। और महाराष्ट्र असेंबली ने इसको जो है वो स्पेशली पास किया है कि दही हांडी, जिसमें एक ह्यूमन पिरामिड जो है वो बनाया जाता है, उसको हम
कबड्डी, रेसलिंग, खो खो की तरह जो है वो एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को डेवलप करने के लिए, ताकि भारतमाला परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आपने स्टैटिक तौर से इसको याद रखना है, स्लाइड से इसको याद रखें, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है ऑल 1 2 3, तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया है ताकि हम अब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तेजी से जो है वो मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है वो बना सके भारतमाला परियोजना के तहत। और ऑब्जेक्टिव ये है ताकि लोगों को भाड़ा कम देना पड़े और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, 14% से कम होके जो है वो उससे और भी कम हो जाए। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो चीजों का प्राइस भी जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब जिसमें आप सारा सामान जो है वो कंपनीज रखती हैं, वहां से फिर ट्रेवल करके आपके पास आता है, तो उसको हम जनरली लॉजिस्टिक पार्क कह देते हैं। तो मॉडर्न मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। कौन सी सिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये किया है दोस्तों मोहाली के अंदर, पंजाब में। तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का मोहाली पंजाब में उद्घाटन किया ताकि कैंसर केयर को हम और मजबूत कर सकें और पंजाब और उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, आसपास की जो स्टेट्स हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस जो है वो कैंसर केयर के प्रति जो है वो मिल सके। इस कैंसर हॉस्पिटल में 300 बेड हैं और इसको 684 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से जो है वो तैयार किया गया है। इसको टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से तैयार किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको एड जो है वो प्रोवाइड की गई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पंजाब, लेकिन इसमें आपने एक और याद रखनी है, साथ ही नरेंद्र मोदी जी हरियाणा भी जाते हैं उसके बाद और एक और हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, वो है अमृता हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये फरीदाबाद हरियाणा में है। तो ये भी उद्घाटन करते हैं और ये नेशनल कैपिटल एरिया जो हमारा है उसको अच्छी सुविधाएं मिल सके हॉस्पिटल को लेके या हेल्थ को लेके, तो इसके लिए उद्घाटन किया गया। और ये 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 6000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। और ये माता अमृता नंद्यामाई मठ के तौर से जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में है और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मोहाली पंजाब में है। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने डिसाइड किया कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर इनिशिएटिव को स्टार्ट करना है ताकि सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड उसका सिंगल लोगो जो है वो हम लेके आ सकें। और आपने बताना है कि ये कौन सी स्कीम के तहत किया जाएगा। तो कौन सी स्कीम के अंदर सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर का बनाया जाएगा और उसका लोगो भी सेम होगा और स्कीम जो है वो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर के तौर पे चलाई जाएगी। और स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना और परियोजना। आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर बोरी पे लिखा हुआ है भारतीय जन उर्वरक परियोजना 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। तो इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की तरफ से तैयार किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन उर्वरक परियोजना है ये एक सब्सिडी स्कीम है जिसमें सरकार जो है वो कुछ सब्सिड रेट पे या कुछ कम रेट्स पे आपको ये जो आप कह सकते हो कि पूरा फर्टिलाइजर है सरकार प्रोवाइड करती है। और सरकार ने ये पूरा कर दिया है कि हम एक ही ब्रांड से जो है वो फर्टिलाइजर को बेचेंगे और उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत। याद रखना है ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत। ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय पीजीए लैब्स अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो पीजीए लैब्स की तरफ से एक डेटा दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेके है। तो ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। बैंकिंग वाले स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमेन द टॉप प्लेयर विद 30% मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड्स एज ऑफ जून फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा मार्केट डेबिट कार्ड्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैप्चर की हुई है और दूसरे स्थान पे हमारे पास कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा।
दूसरा है HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड चार्ट में टॉप किया है और 22% मार्केट शेयर है। दूसरा स्थान इसमें किसका है? SBI का। तो आपने याद रखना है डेबिट कार्ड में SBI टॉप पे है, दूसरा स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और क्रेडिट कार्ड में HDFC टॉप पे है और दूसरा स्थान SBI का है। ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ICICI बैंक जो है वो लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है इंडिया के अंदर और ऐड करता है 3,86,000 के लगभग जून 2022 तक नए यूजर्स, और दूसरा स्थान एक्सिस बैंक का है। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल गलत है। ICICI बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा HDFC बैंक जो कि लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है इंडिया के अंदर, और दूसरा स्थान इसमें एक्सिस बैंक का नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक का है। तो यहाँ पे C स्टेटमेंट गलत होगी, तो हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो हम आंसर कर देंगे ओनली C। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आप यहां भी देख सकते हैं SBI टॉप चार्ट्स इन द डेबिट कार्ड मार्केट, HDFC लीड्स क्रेडिट कार्ड। नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च 2 co-branded क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स अलोंग विद द टाटा न्यू एप्लीकेशन। तो टाटा न्यू एप्लीकेशन ने जो है वो एक एग्रीमेंट किया बैंक के साथ ताकि उनके 2 co-branded क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए जा सकें, और ये बैंक है हमारे पास HDFC बैंक। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो HDFC बैंक ने टाटा न्यू के साथ टाई अप किया, तो इस तरह के टाटा न्यू कार्ड जो हैं वो आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ ये कार्ड जो हैं 2 वेरिएंट्स में आएंगे। एक टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होगा और एक हमारे पास होगा टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। दोनों क्रेडिट कार्ड जो है वो टाटा न्यू एप्लीकेशन के तौर पे तो यूज किए ही जा सकते हैं, और दोनों के दोनों रुपए और वीजा नेटवर्क के तौर पे जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। और इसमें जब भी आप कुछ परचेज करोगे ऑनलाइन इवन ऑफलाइन, तो आपको कुछ नियो कॉइन्स जो हैं वो मिलेंगे। एक नियो कॉइन की जो वैल्यू होगी 1 रुपए दी जाएगी। तो आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी ने योद्धा नाम से जो है वो co-branded रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन आर्मी के लिए। मतलब इंडियन आर्मी को स्पेशली इसमें सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी, और ये हमारे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की, और ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने योद्धा नाम से co-branded रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन आर्मी पर्सोनल के लिए। सिर्फ इंडियन आर्मी को मिलेगा, और ये अगर रुपए क्रेडिट कार्ड है तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इनका टाई अप जरूर हुआ होगा। और इसमें कॉन्टेक्टलेस फीचर्स हैं, इसमें रुपए प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिया जा रहा है, और साथ ही साथ योद्धा के अंदर कुछ एक्टिवेशन चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे, कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो इसमें दिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज दिए जाएंगे, इसमें कुछ गोल्फ गेम्स के लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो हैं वो दी गई हैं। तो याद रखना है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, PFRDA ने अनाउंस किया है कि ट्रेल कमीशन ऑफ 0.20% जो है वो NPS डी रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो पे की जाएगी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के तौर पे 1 सितंबर 2022 से। मैक्सिमम अमाउंट कितनी है पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस के लिए? तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि उन्होंने कहा है कि हम ट्रेल कमीशन देंगे 0.20%। जो भी NPS अकाउंट है डायरेक्ट रेमिटेंस के अंदर आते हैं, तो उनके लिए हम पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस के तौर पे जो हैं वो 1 सितंबर 2022 से ये कमीशन प्रोवाइड करेंगे। जो ट्रेल कमीशन होता है डी रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो NPS सब्सक्राइबर्स की तरफ से दिया जाता है। who were onboarded by the respective point of presence will be similar to ENPS। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रेल कमीशन जो है वो 0.20% दिया जाएगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के लिए। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में मैक्सिमम अमाउंट जो दी जा सकती है वो 10,000 रुपए दी जा सकती है, और मिनिमम जो है वो 15 रुपए दी जा सकती है। ये आपने जरूर इसमें याद रखना है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंपनी भारती टेलीकॉम लिमिटेड टू बाय 3.33% स्टेक इन भारती एयरटेल फॉर ₹12,895 करोड़। तो कौन सी कंपनी से भारती टेलीकॉम ने जो है वो 3.33% स्टेक खरीदा है भारती एयरटेल का ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए में, और ये कंपनी है सिंगटेल। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो भारती टेलीकॉम लिमिटेड जो कि प्रमोटर है भारती एयरटेल का, तो ज्वाइंट वेंचर साथ में आप कह सकते हो भारतीय एंटरप्राइजेस का भी था, तो उन्होंने
0.33% जो है वो स्टेक भारती एयरटेल में खरीद लिया है सिंगापुर बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सिंगटेल से, और ये डील जो हुई है वो $2.25 बिलियन की हुई है, मतलब आप कह सकते हो लगभग 13,000 करोड़ रुपए की ये डील जो है वो हुई है। और इस परचेज को करने के बाद जो है सिंगटेल की जो शेयर होल्डिंग है वो 10% हो जाएगी और भारती एयरटेल की जो शेयरिंग है वो 6% हो जाएगी। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगस्त 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि द बैंक विल मैनेज द इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर 2 मोर ईयर्स। तो आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो बांग्लादेश में चल रहा है, उसको वो कहते हैं कि 2 साल और आगे बढ़ाएंगे। कौन चेयरमैन है एसबीआई के, एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, ये है दिनेश कुमार खरा जी। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करेगा एक इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, बांग्लादेश में ऑलरेडी चल रहा है, नया नहीं खोला, 2 साल और बढ़ा दिया गया इसका टाइम पीरियड। और ये स्पेशली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन ढाका के साथ ये एग्रीमेंट एसबीआई ने साइन किया है। और एसबीआई की शुरुआत जो है 1955 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो करंटली चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खरा जी हैं। रिसेंटली सम पार्ट्स ऑफ केरला इन इंडिया रिपोर्टेड टोमेटो फ्लू। तो केरला में टोमेटो फ्लू के कुछ सिम्टम्स मिले हैं बच्चों के अंदर जो कि 5 साल से जिनकी आयु कम है। टोमेटो फ्लू कौन सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, ये बिलोंग करता है एंट्रोवायरस फैमिली से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 होगा। तो कुछ पार्ट्स जो केरला के हैं वहां पे टोमेटो फ्लू देखा गया और 5 साल से कम बच्चों में ये पाया जाता है। और टोमेटो फीवर एक ऐसी डिजीज है जो कि वायरल नेचर में है और ह्यूमंस में ये फैल रही है, बच्चों में खास करके फैल रही है, जिसका ओरिजिन अभी भी जो है वो हमें नहीं पता लगा। और मेडिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो ये डेंगू और चिकनगुनिया के इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, मतलब उसके बाद के ये इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और टोमेटो नाम जो है वो इसका इसलिए पड़ा क्योंकि बच्चों की स्किन पे ये रेड तरह के रैशेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो टोमेटो फ्लू के नाम से रखा गया और ये 5 साल से कम बच्चों में पाया जाता है। और यहाँ पे आंसर क्या होगा, एंट्रोवायरस। नेक्स्ट आते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है जो तीसरी ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई है उसके बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट तो इसको याद रखें, लेकिन ये पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी स्टेट का अपना पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं। द थर्ड ज्वाइंट कमेटी मीटिंग जो इंडिया की हुई है और मॉरिशस की हुई है, ये हुई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और ये दिल्ली में हुई है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखना है इंडिया और मॉरिशस के बीच में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक ज्वाइंट कमेटी मीटिंग की गई है। ये एमओयू एक साइन किया गया एसएमई मॉरिशस लिमिटेड के बीच में और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दोस्तों नोएडा में नहीं स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। तो उसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं मानी जाएगी। जो दूसरा है अगला हमारे पास स्टेटमेंट, एसएमई मॉरिशस लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का इंस्टीट्यूट है, ताकि एमएसएमई को प्रमोट किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारे पास इन्होंने पूछा है सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो होगी ओनली ए एंड सी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है ये थर्ड ज्वाइंट लेवल मीटिंग, और ये ज्वाइंट लेवल मीटिंग जो है वो एमएसएमई सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हुई, इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुई, जिसमें 2 एमओयू जो हैं वो साइन किए गए। तो आप यहां देख सकते हैं इंडिया मॉरिशस थर्ड ज्वाइंट कमेटी मीटिंग 2022 और 2 एमओयू साइन हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे जी। Which of the following points are correct with respect to the cabinet approval on 25th of August 2022? तो 25 अगस्त की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीजें पास की गई हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमने देखनी है। तो पहला देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एग्जेम्पशन फॉर व्हीट और मिसलिन फ्लोर फ्रॉम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और बैन। तो आप कह सकते हो कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि हम जो है जो स्पेशल टाइप का वीट है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हम हटाते हैं,
और आप जो है वो जिसका HSN कोड जो है वो 1101 है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन हटा रहे हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जस्ट इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना है, आपको अपने आप ही याद रहेगा। 2021-22 में इंडिया ने जो है वो $246 मिलियन का जो वीट है वो बाहर भेजा है, और साथ ही साथ द एक्सपोर्ट जो है वो $128 मिलियन का हो चुका है अप्रैल जून फाइनेंशियल ईयर 2023, मतलब Q1 जो फाइनेंशियल ईयर 23 का है उसमें ये 128 मिलियन का हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली वीट का बढ़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, बी स्टेटमेंट भी सही है। कैबिनेट ने कहा है कि हम लीगल मेट्रोलॉजी जो पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स हैं 2011 के गारमेंट एंड हॉजरी के लिए, उसको भी जो है वो ओपन मार्केट में आप बेच सकते हो, उसको आप लूज पैकिंग में बेच सकते हो। तो ये भी एक रूल जो है वो रिसेंटली अमेंड किया गया। तो सी आंसर भी क्या होगा, सही होगा। तो सही पूछा है, ऑल ABC बेसिकली क्या होगा, सही होगा। और ये स्पेशली फैसला लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, कि जो गारमेंट्स हॉजरी को लेके हैं, या आप कह सकते हो कि जो गारमेंट और हॉजरी लूज आइटम्स बेची जा रही हैं, उसके लिए ये स्पेशली अमेंडमेंट जो है वो की गई है। तो कैबिनेट अप्रूवल्स 25 अगस्त के। अगस्त 2022 में डैश बिकेम द फर्स्ट अमंगस्ट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसने अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्थापित की है नीति आयोग के साथ मिलके। तो ये दोस्तों पहली यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये ऐसी पहली स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो स्थापित की हैं गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, नीति आयोग की मदद से। और ये 50:50 पे की गई है, मतलब 50 J&K का होगा इसमें पैसा, 50 जो है वो कौन डालेगा, नीति आयोग इसमें डालेगा। तो मेन मकसद यही है अटल टिंकरिंग लैब्स का कि हम जो यंग माइंड्स हैं उनको आगे लेके आ सकें, हम चैलेंजेबल स्टूडेंट्स को आगे लेके आ सकें और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन को इम्प्रूव कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है रेल टेल कंपनी के साथ ताकि इंडिया का पहला रेडियो असेस नेटवर्क सोल्यूशन जो है वो कंजेस्टेड लोकेशंस के लिए बनाया जा सके। और ये कंपनी है क्लाउड एक्सटेल। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एक मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिसका नाम है रेल टेल, और दूसरी तरफ हमारे पास है क्लाउड एक्सटेल जो कि एक फुल स्टैक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो इंडिया का पहला शेयर्ड रेडियो असेस नेटवर्क जो है या सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि कंजेस्टेड लोकेशंस में भी नेटवर्क यूजेज जो है वो बेहतर हो सके। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो ये चलाया जाएगा रेडियो असेस नेटवर्क का, ये स्पेशली चलाया जाएगा भारती एयरटेल के साथ मिलके, वोडाफोन इंडिया के साथ मिलके, नोकिया के साथ मिलके या कुछ और कंपनीज के साथ मिलके। कहाँ पे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर चलाया जाएगा। तो आप देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट न्यूट्रल शेयर्ड रैन सोल्यूशन जो है वो लॉन्च कर दिया है मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, ताकि जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, स्पेशली जो मुंबई के कंजेस्टेड एरिया हैं, वहां पे हम अच्छी तरह से नेटवर्क यूजेस को बढ़ा सकें। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एक स्मार्ट सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी हम कर सकें और एक बहुत ही अच्छा हम नेटवर्क जो है वो एविएशन सिस्टम के अंदर बना सकें। और ये कंपनी स्वीडन से बिलोंग करती है और ये कंट्री का नाम है स्वीडन और कंपनी का नाम है LFV एयर एविएशन सर्विसेज। तो इनके साथ एक MOU साइन हुआ है ताकि एविएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर सकें। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया एक एफिशिएंट, सिक्योर, सेफ और सस्टेनेबल सेक्टर बनाना चाहता है एविएशन सेक्टर को। उसके लिए ये एग्रीमेंट स्पेशली किया गया है। इसमें आप कह सकते हो एविएशन फ्यूल के ऊपर भी काम किया जाएगा, इसमें जो एयरपोर्ट्स को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम जिसका नाम है ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये आपने याद रखना है, ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये स्टार्ट किया है HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। तो HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, जो कि एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि आप कह सकते हो एक वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जितनी भी जानकारी है वो सारी मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है
कि हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस करना है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम कर सकें, या आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह से कम कर सकें, या पावर सेक्टर को हम इंप्रूव कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकें। इसीलिए इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है। HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। नाम जरूर याद रखना है, नाम है ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। Who was recently appointed as the chairman of the DRDO and secretary of the Department of Defense Research and Development? Most important question, DRDO के नए चेयरमैन कौन लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं समीर वी कामत। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इससे पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी थे। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है। अब ये साइंटिफिक एडवाइजर बन गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। तो 3 चीजें जो याद रखने वाली हैं, DRDO के नए चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी जो हैं वो नई पोजीशन पे चले जाएंगे, ये साइंटिफिक एडवाइजर बनेंगे दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे समीर वी कामत DRDO के नए चेयरमैन। Which airline became the first airline in India to use artificial intelligence powered CAE RISE training system? ये एक सिमुलेटर है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी पायलट्स होंगे या जितना भी नया स्टाफ आएगा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये इंडिया की एक एयरलाइन है जो इस सिस्टम को यूज करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और वो है एयर एशिया इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा। तो आप देख सकते हो एयर एशिया इंडिया जो कि CAE राइस का यूज करेगा। CAE का यहाँ पे मतलब है कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इन्होंने मिलके ये कहा है कि हम CAE राइस ट्रेनिंग सिस्टम को यूज करेंगे, जो कि एक एयरलाइन सिमुलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और एयर एशिया इंडिया ऐसी इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई है जो इस CAE राइस सिस्टम का यूज करेगी अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और ये रियल टाइम डाटा ट्रेनिंग होगी। इसमें कई सेशंस किए जाएंगे जिसमें पायलट्स को टेक्निकल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे बताया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी अप्रोच अलग अलग जगह पे किस तरह से रहती है। तो एयर एशिया इंडिया जो कि कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टाई अप करती है ताकि हम CAE राइस को ट्रेनिंग मॉड्यूल को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें फर्स्ट तिरंगा पार्क जो है वो बनाया गया अंडर दी हर घर तिरंगा अभियान? तो आपको पता है कि मोदी जी ने अनाउंस किया था हर घर तिरंगा अभियान, क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। तो फर्स्ट तिरंगा पार्क जो है वो कहाँ पे खोला गया? वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हर घर तिरंगा अभियान फर्स्ट तिरंगा पार्क गुरुग्राम हरियाणा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे ऑपरेट किया गया और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है M3M फाउंडेशन, उसकी तरफ से जो है वो खोला गया है। और ये कहाँ पे खोला गया? एग्जैक्टली स्वतंत्रता सेनानी भवन जो कि सिविल लाइंस गुरुग्राम में स्थित है। तो इस पार्क के अंदर टोटल 75 नेशनल फ्लैग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। 12 फीट इनकी हाइट है और 75 इसलिए क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं। और ये पार्क को इनॉग्रेट किया है राव इंदरजीत सिंह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको अपॉइंट किया गया नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का? नेट का। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है। और नेट ग्रिड के जो नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं वो किए गए हैं पीयूष गोयल जी। लेकिन आपने याद रखना है ये यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल नहीं है, ये IAS ऑफिसर पीयूष गोयल हैं, IAS ऑफिसर पीयूष गोयल। तो नेट ग्रिड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी के साथ 26 ऐसे और ऑफिसर्स की पोस्टिंग की है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे तैनात किए गए। और अभी जो पीयूष गोयल जी हैं ये एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट with respect to the 38th ministerial level joint rivers commission of India and Bangladesh in August 2022। तो मिनिस्ट्रियल लेवल ज्वाइंट रिवर कमीशन इंडिया और बांग्लादेश की मीटिंग होती है, 38 नंबर की ये मीटिंग है। और ये मीटिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट करेक्ट है नीचे वाली स्टेटमेंट में, तो चेक कर लेते हैं। तो पहला है, इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हैं यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसको लीड करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया वाटर शेयरिंग के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए नहीं किया गया। ये कौन सी रिवर के लिए किया गया है? कोश्यारा रिवर के लिए स्पेशली साइन किया गया। तो बी स्टेटमेंट गलत है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए नहीं है, कोश्यारा रिवर के लिए है।
दोनों कंट्रीज ने जो है वो फाइनलाइज किया डिजाइन, लोकेशन और वाटर इनटेक पॉइंट कौन सा, फेनी रिवर का, ताकि ड्रिंकिंग वाटर नीड्स जो है वो पूरी की जा सके सबरूम एरिया के त्रिपुरा के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपुरा बाउंड्री शेयर करता है। तो फेनी रिवर एक ऐसी है जिससे त्रिपुरा की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो कहाँ से पानी लिया जा सकता है, कौन से डिजाइन बनाया जाएगा जहां से पानी को उठाया जाएगा, लोकेशन कौन सी होगी, ये दोनों कंट्रीज की तरफ से फाइनलाइज की गई हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो ओनली ए एंड सी होगा। तो 4 जो है वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोश्यारा रिवर के ऊपर स्पेशली एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स जो है वो रिसेंटली अप्रूव किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ताकि पिनाका वेपन सिस्टम को इंडियन आर्मी के अंदर अच्छी तरह से लेके आ सके। और ये 3 प्रोजेक्ट हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एरियल डिनाइल म्यूनिशन टाइप 1, नेक्स्ट है गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1, 2, 3। क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से याद रखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पिनाका सिस्टम, जिसमें जो है वो हम रॉकेट्स को या मिसाइल्स को यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये छोटी मिसाइल्स होती हैं जिसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है, यह है पिनाका वेपन सिस्टम। तो 3 प्रोजेक्ट्स के नाम आप याद रख सकते हैं। तीनों प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे किसकी तरफ से, डीआरडीओ की तरफ से, और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 8600 करोड़ रुपीस है। और डीआरडीओ स्पेशली इसको डेवलप करेगा और ये इंडियन आर्मी की जो फायर पावर है उसको जरूर इंप्रूव करेगा। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट जो है वो स्टार्ट किया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन पावर के ऊपर फोकस हो रहा है, हाइड्रोजन को बढ़ाया जा रहा है, और ये कंट्री है हमारे पास जर्मनी, चौथा इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये ट्रेन फ्लीट आपको दिखेगा, और ये हाइड्रोजन पावर्ड है, ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। और ये इनिशिएटिव जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रेवल जो है वो हम करवा सकें और डीजल फ्लीट को खत्म कर सकें, डीजल की ट्रेन्स को हम खत्म कर सकें। तो ये नया जो पूरा का पूरा फ्लीट है, ये ट्रेन का जो सिस्टम बनाया गया है, ये फ्रेंच कंपनी एल्स्टम की तरफ से जो है वो बनाया गया है, और इनका टारगेट है कि हम इस तरह की 14 हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनाने वाले हैं। इसकी स्पीड जो होगी वो 50 से लेके 75 माइल्स पर आवर के बेसिस पे होगी, और आप कह सकते हो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 87 माइल पर आवर के हिसाब से रखी गई है। और आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये इस स्पीड से 1000 किलोमीटर तक जो है वो जा सकता है, मतलब इसकी रेंज 621 माइल्स तक की है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम। इस तरह की अगर इनोवेशन और कंट्रीज में भी होती है तो हम कह सकते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जा सके, उसका अच्छे तरीके से निर्माण किया जा सके? तो जो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसने साइन अप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, ताकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आईसीआईसीआई बैंक उस एप्लीकेशन को डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा, ताकि एक अच्छे से डेटाबेस और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंसिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होगा वो स्पेशली इस कॉर्पोरेशन के लिए होगा, और इसमें कई स्टेट एजेंसीज जो हैं वो आएंगी, क्योंकि ये जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये लोन प्रोवाइड करती है, तो इनके लिए भी आसान हो जाएगा, और रीपेमेंट जो बेनिफिशियरीज करते हैं उनके लिए भी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब कल को लोन एप्लीकेशन है, किसी कस्टमर ने रीपेमेंट करनी है, तो इस सारा सिस्टम जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू या इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है इस नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मदद करेगा। कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली 30 mm गन एम्यूनिशन जो है वो बनाई है, जो कि AK-630 गन में यूज की जाएगी और इंडियन नेवी को वो मिल चुकी है? तो आपने सिंपली याद रखना है कि AK-630 गन के अंदर जो 30 mm जो गन एम्यूनिशन, मतलब उसके अंदर जो आप कह सकते हो कि गोली यूज की जाती है 30 mm की, वो किसने बनाई है, और वो इंडिया में ही बनाई गई है। ये बनाई गई है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। और ये किसको दी गई है, इंडियन नेवी को दी गई है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वॉरशिप्स के अंदर फिट की जाती है AK-630 गन, ताकि कल को किसी भी वॉर के अंदर हम इसका यूज कर सकें।
और ये इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और ये पहली बार हुआ है। इंडियन नेवी ने ये ऑर्डर जो है वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया था और इन्होंने भी 12 महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम में इसको तैयार करके जो है वो दे दिया है। तो अब देख सकते हो इंडियन नेवी को फर्स्ट एवर फुली इंडिजीनियस हमने खुद को तैयार किया हुआ ये है वो 30 mm का एम्यूनेशन, वो गोली है 30 mm की जो कि AK-6 अंडर 30 के अंदर यूज होगी। अगस्त 2022 में फीफा ने बैन हटा दिया है जो इंडिया की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर लगाया था, पूरा का पूरा बैन हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इंडिया जो है वो कौन सा एडिशन अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का होस्ट करने वाला था जो कि अक्टूबर 2022 में अब होगा। पहले था कि नहीं होगा क्योंकि इंडिया का सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से बहाल कर दिया है, तो अब ये एडिशन होगा। ये कौन सा एडिशन है दोस्तों? वुमेन वर्ल्ड कप का अंडर 17 का तीसरा आंसर होगा, 7th एडिशन जो है वो इसका होगा। तो इंडिया इस 7th अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा जो कि 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। ये दोस्तों 3 स्टेडियम्स में खेला जाना है। कौन कौन से? एक तो कलिंग स्टेडियम में, नाम से पता लग रहा है कौन सी स्टेट में होगा, ओडिशा में होगा। एक ये खेला जाएगा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में आप कह सकते हो कलिंग स्टेडियम के साथ ही एक और स्टेडियम है, उसको भी कलिंग स्टेडियम के अंदर अब जोड़ दिया है तो उसी के अंदर खेला जाएगा, तो इसको एक ही स्टेडियम मान के चलें। दूसरा स्टेडियम जो हमारे पास होगा वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा जो कि कहाँ पे स्थित है? गोवा के अंदर। और तीसरा हमारे पास स्टेडियम है DY पाटिल स्टेडियम जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो 3 स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम, ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र। और 15 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो कहते हैं कि इसके अंदर जो थर्ड पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया फीफा वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, तो वो संकट आ गया था कि हम इसको होस्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब कर पाएंगे। 7th एडिशन है, याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली एथलेटिसिमा वांदा लुसान डायमंड लीग के अंदर जो है वो बाला फेंक के पहली ही बार में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है डायमंड लीग के अंदर। और ये कितनी दूर उन्होंने बाला फेंका? ये 89.08 मीटर जो है वो उन्होंने बाला फेंका। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा और एथलेटिसिमा वांडा लुसान डायमंड लीग के अंदर जो है जो कि स्विट्जरलैंड में हुई, उन्होंने 89.08 मीटर जो है वो जैवलिन थ्रो करके पहली ही बार में गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। और टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट जाकूब जो हैं वो 2nd पोजीशन पे आते हैं और USA के एक प्लेयर हैं वो 3रे नंबर पे आते हैं। लेकिन आपने गोल्ड मेडल याद रखना है कि किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और एग्जैक्ट डिस्टेंस याद रखना है 89.08 मीटर। ऐसे पहले इंडियन हैं जो स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं। कौन सी स्टेट है जिसने एक MOU साइन किया है पार्ले फॉर द ओशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम ठीक कर सकें या अच्छा कर सकें? और ये है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन किया है पार्ले फॉर द ओशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि प्लास्टिक वेस्ट को हम मैनेज कर सकें। और ये स्पेशली एक कार्यक्रम हो रहा था AU कन्वेंशन सेंटर में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तब ये एग्रीमेंट किया गया कि प्लास्टिक को हमने किसी तरह से कम करना है। और साथ ही साथ पार्ले फॉर दी ओशंस जो है वो इंडिया के अंदर एक पार्ले सुपर हब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्ले सुपर हब नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसका काम यही होगा कि इन्होंने रिसाइकलिंग करनी है प्लास्टिक की और साथ ही साथ जो है वो प्लास्टिक को धीरे धीरे करके खत्म करना है। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगस्त 2022 में इंडियन नेवल शिप सुमेधा जो है वो पोर्ट कलांग पे जाता है। पोर्ट कलांग जो है वो कहाँ पे है? तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पोर्ट कलांग जो है वो मलेशिया में है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इंडियन नेवी का एक लॉन्ग रेंज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट है जिसमें इंडियन नेवल शिप जो है वो सुमेधा कहाँ पे पहुंचता है? ये पोर्ट कलांग में दोस्तों पहुंचता है। अगस्त 2022 की हम बात कर रहे हैं। और ये उसके बाद जो है वो पोर्ट कलांग से कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा दोस्तों उसके बाद पर्थ मतलब ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस शिप ने पार्टिसिपेट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मकसद यही है
कि बाइलेटरल रिलेशंस बढ़ाए जा सकें, खास करके इंडिया और मलेशियन नेवी के बीच में। इसलिए आईएनएस सुमेधा को कहां पे भेजा गया? पोर्ट कलांग भेजा गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढते हैं कि कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट स्टेप टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सबसे पहला है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो कि अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं, लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड वेबसाइट, एक वेबसाइट का निर्माण किया जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन 2022। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है तो ध्यान से देखना है कि कौन सी इनकरेक्ट होगी। एक इको मित्रम मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, जो कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगी इस कैंपेन के बारे में और जनरल पब्लिक को भी कहेगी कि आप भी आगे बढ़ें और इस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर में अपनी पार्टिसिपेशन दें और बीच क्लीन एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। बिल्कुल सही है, इको मित्रम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इसके बाद इन्होंने कैंपेन का लोगो भी जो है वो जारी किया है जिसका नाम है वैशाली, जो कि यूथ इंडिया का है, उसको आगे कहेगा कि आप पार्टिसिपेट करें और बीच क्लीनिंग एक्टिविटी में आए। स्पेशली यूथ को ये कहने के लिए, मैसेज देने के लिए कि आप आगे बढ़ के स्व इच्छा से जो है वो आप बीच को साफ करें। लेकिन दोस्तों, इस कैंपेन लोगों का नाम वैशाली नहीं है, इस कैंपेन लोगों का नाम जो है वो वासुकी है। क्या है? वासुकी। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत होगी। तो गलत ही पूछिए हमसे तो ओनली सी जो है वो आंसर होगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये वेबसाइट लॉन्च की www.swachhsagar.organization या org, और एक कैंपेन लोगो लॉन्च किया वासुकी के नाम से, ताकि यूथ को प्रेरित कर सकें कि किस तरह से हमने कैंपेन के अंदर हिस्सा लेना है, किस तरह से हमने जो है वो आगे बढ़ के बीचेस को साफ करना है। फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं इसमें से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के दौरे पे थे 2 दिन पे, तो देखते हैं क्या क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग है और साथ ही साथ एक फुट ओवर ब्रिज, मतलब पैदल चलने वाला ब्रिज, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कि साबरमती रिवर के ऊपर बनाया गया है अहमदाबाद में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अटल ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? साबरमती नदी के ऊपर बनाया गया। बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस पॉइंट के अंदर बिल्कुल सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो ए तो सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल जिसका नाम है स्मृति 1, ए स्टेट ऑफ आर्ट स्मृति ऑन 7 थीम्स एट भुज, क्योंकि भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था तो उसी थीम पे इसको बनाया गया, तो भुज में ही इसको बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेशली जो है वो 4400 करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए हैं और ये 7 अलग अलग थीम्स के ऊपर बनाया गया है और इसके ऊपर जो लैंड है वो 470 एकड़ की लैंड के ऊपर इसको बनाया गया। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। फिर मारुति सुजुकी के 2 नए प्लांट का उद्घाटन किया, एक हरियाणा में एक गुजरात में, जो कि 40 साल सुजुकी पूरे होने पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको बधाई देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसमें 2 प्रोजेक्ट सुजुकी ग्रुप के उद्घाटन किए गए। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पढ़ने वाली स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। Which of the following points are correct with respect to the Millet Conclave 2022? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेट कनक्लेव के बारे में देखने कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि 2 दिन की मिलेट कनक्लेव 2022 हम करेंगे, ऑलरेडी हो चुकी है बेसिकली, और थीम क्या है? मेकिंग मैनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट एंटरप्रेन्योर्स। तो बिल्कुल सही है, थीम जो है वो आपने जरूर इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इस मिलेट कनक्लेव को ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिलेट कनक्लेव को ऑर्गेनाइज किया है नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर कर्नाटका ने। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया स्पेशली मिलेट चैलेंज। मिलेट चैलेंज के अंदर 3 स्टार्टअप्स जो हैं वो चुने जाएंगे, लेकिन 5 करोड़ के इनाम नहीं मिलेंगे, इसमें 1 करोड़ मिलेगा हर को, और साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे नाबार्ड की तरफ से इस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो कि रायचूर में स्थित है। तो 15 करोड़ नहीं दोस्तों, 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आंसर जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट पूछा है तो आंसर होगा ओनली ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो आपने याद रखना है कि 3 स्टार्टअप्स को 1-1 करोड़ दिया जाएगा, 15 स्टार्टअप्स को जो है वो 20-20 लाख रुपया दिया जाएगा और 15 स्टार्टअप्स को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा इस मिलेट चैलेंज के अंदर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मिलेट चैलेंज जो है वो लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल कंप्लीट हो गए? 28 अगस्त 2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम रही है और इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, तब उन्होंने इस स्कीम को उसके बाद लॉन्च किया था। 8 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम आप कह सकते हो। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो खोले गए। तो अब तक ये डाटा आया हमारे पास कि 46.25 करोड़ लोगों के अकाउंट जो है वो इसमें खुले हुए हैं एज ऑफ 10 अगस्त 2022 तक। और इसमें 1.74 लाख करोड़ रुपए जो है वो जमा हैं, जिसको सरकार यूज कर सकती है, जिसको जो है वो लोग निकाल सकते हैं या लोग यूज कर सकते हैं। और आप कह सकते हो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा, लाइक 56% हिस्सा जो है इन जनधन अकाउंट्स का, वो सिर्फ वुमेन्स का है। ये बहुत बड़ी बात है, औरतों का है सिर्फ। और उसके बाद भी अगर इसमें देखें 67% अकाउंट जो हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खुले हुए हैं। तो जो स्कीम के टारगेट्स थे वो बेसिकली अचीव करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं और ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये 2024 में खोला जाएगा। 2 साल डिले हो गया, 2022 में खोलना था लेकिन कोविड के कारण 2 साल डिले हो गया। तो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। ये मायापुर एक जगह है, वहां पे स्थित है। मायापुर जो है वो नाडिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वेस्ट बंगाल की। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल $100 मिलियन लगाए जा रहे हैं दोस्तों, मतलब 7 बिलियन रुपीस जो है वो लगाए जा रहे हैं। 2024 में खोला जाएगा। और इस मोन्यूमेंट की खासियत जो है वो आप इसको देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि ये ताजमहल से भी बड़ा है और सेंट पॉल जो कैथेड्रल है वेटिकन सिटी में जो बड़ी मानी जाती है उससे भी बड़ा है। और इसका डोम जो है वो लार्जेस्ट डोम बनेगा, लार्जेस्ट गुंबज बनेगा पूरे वर्ल्ड का, याद रखना आपने। और आप कह सकते हो कि ये भी कहा गया कि क्योंकि ये कृष्णा से रिलेटेड है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, इसलिए ये हेडक्वार्टर बनेगा इस्कॉन का। ये भी आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। नेक्स्ट आते हैं एनपीसीआई का, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसको एनआईपीएल कहते हैं। उन्होंने एक एमओयू साइन किया है पे एक्सपर्ट के साथ, ताकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड को यूज कर सके पे एक्सपर्ट भी। क्योंकि ये एनपीसीआई का है तो इसलिए पे एक्सपर्ट ने टाई अप किया है एनपीसीआई के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ, जो कि यूपीआई और रुपे कार्ड को यूज करना चाहता है। कौन सी कंट्री के अंदर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो 4 इसका आंसर होगा। तो एनपीसीआई जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने एमओयू साइन किया है पे एक्सपर्ट के साथ, जो कि एक लंदन बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ताकि हम यूपीआई और रुपे कार्ड को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बना सकें, और स्पेशली कहाँ पे? यूके के अंदर। तो एनपीसीआई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यूपीआई और साथ में रुपे कार्ड। कौन सी कंट्री है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग और सेल ऑफिस जो है वो खोलेंगे? बहुत ही अच्छी बात है कि एचएएल ऐसा काम कर रहा है। इससे हमारा डिफेंस सेक्शन जो है वो और इम्प्रूव होगा। और ये कहाँ पे खोल रहे हैं? कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहाँ पे खोल रहा है एचएएल? मलेशिया के अंदर अपना पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग और आप कह सकते हो सेल्स ऑफिस खोला जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम वहाँ पे जो है वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल करेंगे अलग अलग चीज़ों की। एयरक्राफ्ट जो एचएएल बनाएगा वो सेल होंगे वहाँ पे। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा और डिफेंस सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली रोलेक्स बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर अपनी लीड को और मजबूत कर लिया है। और ये प्लेयर हमारे पास है मैक्स वर्स्टैपन। लास्ट साल भी जो मैक्स वर्स्टैपन का अच्छा रहा, क्योंकि 2021 में ये पूरे फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर टॉप पे रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और अब भी जो है वो बिल्कुल टॉप पे हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के ड्राइवर, डच प्लेयर हैं, फॉर्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है सर्जियो प्रेज, इनका स्थान जो है वो क्या था? सेकंड था। और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर टोटल 44 लैप्स थे, 7 किलोमीटर की ये रेस थी, और जो बेल्जियम में हुई है तो आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो।
तो इस सीजन में टोटल 14 रेसेस में 9 रेसेस जो हैं वो किसने जीत ली हैं, मैक्स वर्स्टैपन ने जीत ली हैं, और पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर वो टॉप पे इस टाइम पे 284 पॉइंट्स के साथ। और जो सर्जियो परेज हैं वो दूसरे नंबर पे हैं 191 पॉइंट्स के साथ। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है या राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी आती है हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद की। तो आपको पता होना चाहिए हर साल हम 29 अगस्त 2022 को मतलब इसको मनाते हैं। तो इस साल 2022 में 29 अगस्त को फिर से मनाया गया बर्थ एनिवर्सरी मेजर ध्यानचंद जी की। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार हमने इसको कब मनाया, 2012 में इसको मनाया था। और 29 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से और फिट इंडिया मिशन की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट चलाई गई, स्पेशली स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके। और एक नया कैंपेन चलाया गया, मीट द चैंपियन। मीट द चैंपियन ये एक ऐसा कैंपेन है जो कि स्कूल्स में 26 स्कूल्स में चलाया गया, जिसमें अलग अलग एथलीट्स को बुलाया जाएगा, अलग अलग प्लेयर्स को बुलाया जाएगा और बच्चों को मिलवाया जाएगा अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये बात हो रही है 29 अगस्त 2022 की। तो याद रखना है। और लास्ट ईयर भी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बदल के क्या रख दिया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से रख दिया था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2022 कब ऑब्जर्व किया गया? तो जिस दिन स्पोर्ट्स डे होता है उसी दिन जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट 2022 डे भी जो है वो मनाया जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट को हमने रोकना है, न्यूक्लियर के यूजेस को रोकना है। ये भी दोस्तों 29 अगस्त को ही मनाया गया। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। तो ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो उसका नुकसान होता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट को हमने रोकना है, उसको खत्म करना है। और इस बार हम 13th इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो मना रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस दिन को 2010 में मनाया गया था। तो जिस दिन स्पोर्ट्स डे होता है उसी दिन अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट डे भी जो है वो मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना ड्रोन सर्विस, और उस ड्रोन सर्विस का नाम क्या रखा गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ताकि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। और ये सेपा से लेके चयांग तोजो, जो कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां पे इस ड्रोन सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो आपने बताना है कि करंट गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा जी। तो आंसर क्या होगा? इसका 3 होगा। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया ताकि मेडिसिन जो है वो लोगों तक बिना छुए जो है वो पहुंचाई जा सके, उनके घर तक पहुंचाई जा सके। तो मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई अरुणाचल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लेकिन पहली स्टेट ये थी जो ड्रोन्स के थ्रू मेडिसिन को प्रोवाइड करती है, वो तेलंगाना थी। अगस्त 2022 में यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक लिस्ट को जारी किया, जो कि कौन से नंबर की लिस्ट है? पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसमें 780 इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट जो है वो जारी किए गए। कहने का मतलब है कि इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ सब सिस्टम जो हैं वो इंडिया में ही बनाई जाएंगे, इसलिए इसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। अब ये चीज़ें मेक इन इंडिया के बेसिस पे तैयार की जाएंगी, और ये 3rd इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है। तो आंसर क्या होगा? इसका 2nd होगा। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमने डिफेंस सेक्टर को, तो 3rd पॉजिटिव लिस्ट जो है वो इंडिजिनाइजेशन की जारी की है। इससे क्या होगा कि अगर ये चीजें इंडिया में बनेंगी तो अपना इंपोर्ट जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री है जिसने एक रोड मैप तैयार किया है, कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100, जिसका मतलब ये है कि हम आने वाले टाइम पीरियड के अंदर लाइक 2047 तक इंडिया को किस तरह से एक हायर इनकम इकॉनमी बनाएंगे, क्योंकि 2047 में हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट जो जारी किया है, ये जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री तो नहीं कह सकते, आप डिपार्टमेंट कह सकते हो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया इंडिया @100 रोड मैप। तो इसमें कई कंपोनेंट सामने रखे गए कि इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में कैसे आगे बढ़ सकता है, और कैसे इंडिया की डेवलपमेंट हो सकती है स्टेट्स में, कैसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सकता है। और स्पेशली इसमें रोल आ जाता है विवेक देबरॉय जी का, क्योंकि विवेक देबरॉय इस टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इसमें काम करेंगी। और इस रिपोर्ट को, इस फ्रेमवर्क को तैयार करने वाले हैं प्रोफेसर माइकल ई पॉटर।
माइकल ई पॉटर, जो कि बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक साइंस के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पूरे मॉडल को तैयार किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एमओयू साइन किया है फार्माकोपोइया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी के साथ और इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन के साथ, ताकि हम वन हब वन स्टैंडर्ड को प्रमोट कर सकें। तो हब बेस्ड मेडिसिन को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं, जड़ी बूटियों बेस्ड जो है वो उस मेडिसिन को आगे बढ़ाना है, ताकि लोगों में हेल्थ केयर लेके जो है वो एक इनिशिएटिव हमने जो स्टार्ट किया है मेडिसिन सिस्टम के अंदर होम्योपैथी का या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसको आगे लेके जा सके। तो इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया फार्माकोपोइया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के साथ, ताकि वन हब वन स्टैंडर्ड को प्रमोट किया जा सके, जड़ी बूटियों बेस्ड जो इलाज है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। कौन सी एयरलाइन है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लियर स्काईज फॉर टुमारो इनिशिएटिव को या कैंपेन को साइन किया है, ताकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर हम कोई काम कर सकें या फिर ऐसे फ्यूल के निर्माण के अंदर आगे बढ़ सके जिससे एनवायरनमेंट जो है उसको नुकसान नहीं होगा। तो इसमें हम ब्लेंडिंग जनरली करते हैं, जैसे कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, ऐसी एविएशन फ्यूल में भी ब्लेंडिंग होती है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली कहा गया और ये कंपनी है इंडिगो। तो इंडिगो जो कंट्री का लार्जेस्ट एक आप कह सकते हो एयरलाइन है, इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन कर लिया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, और इस इनिशिएटिव का नाम है क्लियर स्काईज फॉर टुमारो। ये इंडिया का कोएलिशन आप कह सकते हो कैंपेन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इंडिया ने मिलकर साइन किया था, और इसके तहत इंडिगो ने जो है वो नए प्लेन्स भी खरीदे हैं जिसका नाम है A320 नियो प्लेन, और ये फ्रांस से खरीदे गए हैं, स्पेशली 2022 में फरवरी में खरीदे थे, ताकि हम जो है वो ब्लेंडेड फ्यूल का यूज कर सकें और एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें। नाबार्ड ने रिसेंटली कितने रुपए जो है वो एलोकेट किए हैं रूरल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, जो गांव वाले एरिया हैं जिसमें जो है वो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है उस एरियाज में, ताकि हम अच्छे तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो बना सकें। मिजोरम स्टेट में कितने पैसे एलोकेट किए हैं नाबार्ड की तरफ से? 230 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों एलोकेट किए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, नाबार्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। नाबार्ड के बारे में याद रखना है, GR चिंताला जी करंटली चेयरमैन हैं। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नए फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम बताना है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लॉन्च की गई है। सिंपल क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसका नाम है महाधन वर्षा। ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, स्पेशली इसमें जो है वो 400 दिन का फिक्स डिपॉजिट जो है वो किया जाएगा। इसमें जो है वो 5.5% इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 6% इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा। तो रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया था। अगर आपकी एफडी 2 करोड़ रुपए तक की है तो उसमें इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देने का इन्होंने प्रॉमिस किया था। और एफडी का आपको पता ही है लिमिट 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आप एफडी जो है वो करवा सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिन्होंने महाधन वर्षा नाम से इस एफडी को स्टार्ट किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो डेली रैंकिंग उनकी आती है 30 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग, गौतम अदानी ऐसे दुनिया के कौन से रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं? तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और उन्होंने किसका स्थान ले लिया है? तो आप देख लो, एशिया का कोई पर्सन जो कि वर्ल्ड का तीसरा रिचेस्ट पर्सन हो वो गौतम अदानी है दोस्तों, हमारे इंडिया से हैं। और इन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ट को रिप्लेस कर दिया, ये पहले तीसरे स्थान पे थे। कौन है ये? लुई वितो ब्रांड के हेड हैं, जिन्होंने लुई वितो ब्रांड को स्टार्ट किया, उसके चेयरमैन हैं करंटली फ्रांस में बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये माना जा रहा है कि गौतम अदानी की जो नेटवर्थ है वो $137 बिलियन है दोस्तों, $137 बिलियन। और इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है एलन मस्क का, उनकी नेटवर्थ जो है वो $251 बिलियन है। और जेफ बेजोस जो है वो उनकी $153 बिलियन है। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हमारे पास चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, वो 11th पोजीशन पे दोस्तों, उनकी नेटवर्थ $91.9 बिलियन है। तो याद रखना है, गौतम अदानी दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, लुई वितो के चीफ। और वो हमारे पास कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट, उनको रिप्लेस कर दिया है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है फेलिक्स हॉपहॉट बायोगनी अवार्ड, जो कि यूनेस्को का एक पीस प्राइज है।
और ये मिला है एंजेला मार्कल को। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को फेलिक्स होपहार्ट बायगनी अवार्ड दिया गया, जो कि यूनेस्को का पीस प्राइज है, क्योंकि इन्होंने 2015 में बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए थे। स्पेशली इन्होंने 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज जो कि सीरिया से आए, इराक से, अफगानिस्तान से या एरिट्रिया से आए, उनको शरण दी थी। तो इस डिसीजन के लिए इनको ये यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। और ये जर्मन की चांसलर रह चुकी हैं 16 साल तक, ये बहुत बड़ी बात है। और 2021 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इससे पहले ये अवार्ड नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। पहली बार ये अवार्ड नेल्सन मंडेला को मिला था 1992 में। पद्म अवार्डी एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर अभिजीत सेन जी का देहांत हो गया है। कौन से ईयर में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बहुत ही फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन के इनका देहांत हो गया 72 साल की आयु में। और ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं 2010 से लेकर 14 तक, जब हमारे पास मनमोहन सिंह जी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और 2014 में ही प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया था। और आपने याद रखना है कि इनको पद्म भूषण मिला था पब्लिक सर्विस के लिए 2010 में। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा। तो 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म करके हमने बना दिया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है अभिजीत सेन जी। ने किसने बुक लिखी है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखना है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक लिखी गई है आशुतोष राराविकार की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। आशुतोष याद कर लें। ये बुक का नाम क्या है? इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी खास बात क्या है? इस बुक को फॉरवर्ड किसने किया है? इस बुक को विवेक देबरॉय जी ने फॉरवर्ड किया। अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय जी। इसलिए ये बुक खास हो जाती है। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 2022 जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? मतलब जिनको जानबूझ के जो है वो डिसअपीयर किया जाता है, जानबूझ के उनको गायब किया जाता है, तो उन विक्टिम्स को याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है दोस्तों 30 अगस्त 2022 को। तो 4 आंसर इसका होगा। ये स्पेशली अवेयरनेस क्रिएट करता है जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जानबूझ के लोगों को जो है वो बंदी बना लिया जाता है। तो उसके लिए बेसिकली खास करके ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है वो 2011 में मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं जनजातीय महाउत्सव फेस्टिवल जो है वो 9 से लेकर 10 अगस्त के बीच में मनाया गया। ये झारखंड में मनाया गया दोस्तों, ये याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है? ये हेमंत सोरेन है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। हेमंत सोरेन जनजातीय महाउत्सव फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं 9 से 10 अगस्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन। और इसका मेन मकसद यही था कि जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसकी ट्राइब्स हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत सी ट्राइब्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ताकि एक कल्चरल मोटिवेशन जो है वो मिल सके, हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, ट्राइबल शोज जो है वो इसमें करवाए जा सकें और उनका जो हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट कर सकें। यह है स्टेट ऑफ झारखंड। अगस्त 2022 में स्प्रिंटर अमलन बोर्गोहेन या अमलान बोर्गोहेन जो है वो इंडिया के फास्टेस्ट मैन बन चुके हैं, जिन्होंने 100 मीटर जो है वो केवल 10.25 सेकंड में पूरा किया ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर, जो कि कहां पे हुई है? ये चैंपियनशिप हुई है दोस्तों रायबरेली के अंदर। कहां पे हुई है? रायबरेली में। और रायबरेली कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये हैं हमारे पास अमलान बोर्गोहेन, जो कि इंडिया के फास्टेस्ट मैन हैं, क्योंकि इन्होंने 100 मीटर रेस जो है वो 10.25 सेकंड में ही पूरी कर ली। और ये ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। तो ये केवल 24 साल के हैं, 24 साल के। इससे पहले ये नेशनल रिकॉर्ड जो है वो आमिया मलिक के पास था। आमिया मलिक ने 100 मीटर रेस को 10.26 सेकंड में पूरा किया था, लेकिन इन्होंने 10.25 सेकंड में उसको पूरा किया है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है वो ब्लू बॉन्ड्स का कंसेप्ट आगे बढ़ाया है, ताकि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की जा सकें। तो वर्ल्ड का फर्स्ट सॉवरन ब्लू बॉन्ड जो है वो कौन सी कंट्री की तरफ से इनिशिएट किया गया था? ये सेशल्स की तरफ से किया गया था 2018 में। याद रखना है, ब्लू बॉन्ड का मतलब है इस तरह के बॉन्ड जो कि
मतलब जब बॉन्ड इशू किए जाएंगे, लोग इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो पैसे आएंगे, उन पैसों को हम ओशंस को बेहतर बनाने में, हम ब्लू इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, ताकि जो ओशन रिसोर्सेज हैं ख़त्म हो रहे हैं उसको ठीक किया जा सके, फिशिंग एक्टिविटीज़ को अच्छा किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम बेहतर बना सकें। तो सेबी के इस प्रपोजल का हर जगह पे स्वागत किया गया है और इवन ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी जो है इसको अप्रूव किया गया है। तो ब्लू बॉन्ड्स याद रखना है, वो पैसा जो बॉन्ड्स के थ्रू आएगा और इन बॉन्ड्स के थ्रू आएगा और उसको ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लगाया जाएगा। तो सेबी ने स्पेशली इसको प्रपोज किया है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास अगस्त महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि चौथे हफ्ते के थे, 25 से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको हर तरह का अपडेट मिलेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।